हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप एंड आल्सो वेलकम टू फटाफट सीरीज, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम आईआर एंड लेबर लॉ। एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 11th, और इससे पहले हमने 10 पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो एमसीक्यूज रेफर नहीं किए हैं, वो सेशन आपने रेफर नहीं किया है, सो गाइज आपको वो सेशन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विच हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 11th। बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले होमवर्क क्वेश्चन which I had given you when we were discussing part 10. So the homework question was, how many maximum number of members can be there in the grievance redressal committee constituted under the Industrial Disputes Act 1947? ठीक है, तो जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी जो बनती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर, उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? दिस वाज द क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर 6, 8, 10 और 12 मेंबर्स। So the right answer is option number A, that is 6 members. ठीक है, maximum 6 members हो सकते हैं। And you can here read the explanation as well. That is the setting up of grievance redressal committee. Every industrial establishment employing 20 or more workmen, ठीक है, ये लिमिट आपको याद रखनी है, 20 or more workmen shall have one or more grievance redressal committee for the resolution of disputes arising out of individual grievances। ठीक है, ऐसे जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जहां पर 20 या उससे ज्यादा पर्संस काम कर रहे हैं, वहां पर जीआरसी, दैट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, वहां पर एस्टैब्लिश करना कंपलसरी हो जाएगा, राइट। The GRC shall consist of equal number of members from the employer and the workman. The chairperson of the grievance redressal committee shall be selected from the employer and from among the workmen alternatively on rotation basis every year. ये वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस जो अगेन एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, राइट। तो आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जहां से भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली टैकल कर सके। एंड द लास्ट पॉइंट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स of the GRC shall not exceed more than 6। ठीक है, so this is the right answer of this homework question. Now the question number first of today's session, that is appointment of first national commission on labor was a part of which 5-year plan। ठीक है, जो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो अपॉइंट हुआ था वो कौन से 5-year प्लान में हुआ था गाइज? ऑप्शंस आर फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान और फोर्थ 5-year प्लान। So the answer is option number C, that is थर्ड 5-year प्लान में जो है तो फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर अपॉइंट किया गया था। Here you can read that appointment of first national commission on labor was a part of third 5-year plan. The first national commission on labor was set up on 24th December 1966 under the chairmanship of Justice P.V. Gajendra Gadkar. The commission submitted its report in August 1969 after detailed examination of all aspects of labor problems both in the organized and unorganized sector, right। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है फ्रेंड्स अच्छे से। काफी इंफॉर्मेशन लाइक यहाँ पे थर्ड 5-year प्लान में हुआ था, यहाँ पे ईयर भी मेंशन है, डेट भी मेंशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। एंड चेयरपर्सन उसके कौन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारी की सारी चीजें याद रखनी है क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। एंड फर्दर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर के बारे में भी यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है आपको। Now, question number 2 is, which of the following reflects the status of a person as belonging to the labor force if she had been either working or looking for work during the major part of the 365 days preceding a survey by the NSSO, right? Now this is NSO, but earlier it was NSSO, right? The options are usual status, principal status, daily status or weekly status. Tell me guys, the right answer is option number A, that is usual status, right? So here you can read the explanation, all the status, right? So these are very, very important that you must know. So usual status is the status of activity on which a person has spent relatively longer time of the preceding 365 days prior to the date of survey is considered to be the usual principal activity status of the person. The usual principal activity status written as usual status is determined using the majority time criteria and refers to the activity status on which she spent on a longer part of the year। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 365 डेज का अगर हम यहाँ पे पीरियड ले रहे हैं सर्वे के लिए, तो उस 365 डेज में से कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट था उसके पास, किसी भी पर्सन के पास, तो उसे हम कंसिडर करते हैं यूजुअल स्टेटस वाले में। सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें तो अलग अलग स्टेटस लाइक प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस, वीकली स्टेटस, डेली स्टेटस, इन सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपको ये पढ़ना है और बहुत ईजी है, समझ में आ जाएंगे आपको, तो यहाँ पे आप इनको रेफर कर सकते हैं, राइट। Question number 3 is, the national policy on child labor was formulated in which of the following year aiming to eradicate child labor and protect all children from exploitation। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर कौन से ईयर में फॉर्मुलेट की गई थी?
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1987 में फॉर्मुलेट की गई थी। हियर यू कैन रीड दैट द नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर वाज फॉर्मुलेटेड इन 1987 aiming to eradicate child labor and protect all children from exploitation. The policy of the government on the issue of child labor, the national policy on child labor declared in August 1987, ठीक है, contains the action plan for tackling the problem of child labor, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि आप यहां से कवर कर सकते हैं, बट द ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर जो है वो कौन से ईयर में यहाँ पे फॉर्म की गई थी, फ्रेम की गई थी बेसिकली। तो दिस इज द राइट आंसर 1987, राइट। Question number 4, which of the following is not a type of a trade union on the basis of purpose, right? तो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वहां पर एक बेसिस, यहाँ पे पर्पस के बेसिस पर भी ट्रेड यूनियन को डिवाइड किया गया गाइस। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पर्पस के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड यूनियन को नहीं टाइप माना जाता है? सो योर ऑप्शंस आर रिफॉर्मिस्ट यूनियन, रेवोल्यूशनरी यूनियन, प्रेडेटरी यूनियन और इंडस्ट्रियल यूनियन। The right answer is option number D, that is industrial union, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हैं गाइस। यहाँ अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस भी डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशन, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनियन की, तो वो कौन से बेसिस का पार्ट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप पैटर्न, राइट। यहाँ पे बात करें बेसिस ऑफ पर्पस की, तो रिफॉर्मिस्ट, रेवोल्यूशनरी और प्रेडेटरी यूनियन होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सबके बारे में आपको डिटेल में पता भी होना चाहिए कि क्या करते हैं, इनका बेसिक फीचर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? Question number 5, as per the provisions of the Payment of Wages Act 1936, the wages of every person shall be paid before expiry of which of the following day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable, ठीक है। तो कब तक पे कर दी जानी चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल अगर वेज पीरियड 1 to 30 का है, फर्स्ट किसी भी मंथ के फर्स्ट से लेके 30th तक है, तो उस वेज पीरियड के लिए पेमेंट कब तक की जानी चाहिए? जो एक्चुअल वेज पे किया जाना है वो मैक्सिमम कब तक पे किया जा सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। सो ऑप्शंस आर सेकंड डे, 10th डे, 7th डे और 5th डे, राइट। तो ये फॉलोइंग मंथ का है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मार्च की बात करें तो 1st to 31st मार्च का, अगर सपोज वेज पीरियड है, तो इसका जो पेमेंट है वो कब तक हो जाना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, राइट। सो द पेमेंट शुड बी डन बाय द 7th अप्रैल, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जांपल के हिसाब से 7th अप्रैल तक हो जाना चाहिए, मतलब 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। तो पिछले वेज पीरियड का जो पेमेंट है वो 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ तक हो जाना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट ये प्रोवाइड की गई है। So here you can see, as per the provisions of the Payment of Wages Act 1936, the wages of every person employed upon or on a railway, factory or industrial or other establishment in which less than 1000 persons are employed shall be paid before the expiry of the 7th day, ठीक है, after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज द 5th क्वेश्चन। नाउ गाइस 6th क्वेश्चन इज आवर होमवर्क क्वेश्चन एंड यू नो द रूल्स, किस तरीके से आपको इसको आंसर करना है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद जो भी सही आंसर होगा दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। सो द क्वेश्चन इज, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, appropriate government may after giving not less than how many months notice apply the provisions of the act to any establishment, ठीक है। सपोज कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अभी एप्लीकेबल नहीं है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहता है कि इस एक्ट को हमें अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट पर, तो उसके लिए उस एस्टैब्लिशमेंट को कितने मंथ का नोटिस दिया जाएगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1 month, 2 months, 3 months और 4 months, ठीक है। तो उस किसी भी पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में उस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए कितने मंथ का नोटिस दिया जाएगा बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? दिस यू हैव टू टेल इन द कमेंट बॉक्स, और इसका जो सही आंसर है दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेशन, राइट गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस। और जो लोग भी कुछ कोर्स रेफर करना चाहते हैं जिनके लिए सेल्फ स्टडी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट और एनी अदर इश्यूज, सो गाइस वी हैव लॉन्च्ड दीस कोर्सेज, मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। दोनों एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है ये कोर्सेज। आपको इनके फीचर्स जानने हैं, इनके एट्रीब्यूट जानने हैं, डिस्काउंट कितना है, चार्जेस क्या है, कॉस्ट क्या है, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी बाय रेफरिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वो लिंक रेफर करिए, वहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच।